नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी कांस्टेबल री एग्जाम संबंधित अंतिम प्रहार सीरीज में आज आपका 5वां एपिसोड है, जिसमें अभी आज 4 टॉपिक हैं। पहले भी मैं 4 क्लासें ले चुका हूं। जिसने नहीं देखी है वो जाके देख सकता है एक बार। इम्पोर्टेंट क्लासें हैं, पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। जो भाई बहन पढ़ रहा होगा उसको मालूम होगा कि कंटेंट क्या है और प्रीवियस ईयर में क्या था, कितने लेवल का है, ना डीपली है ना बिल्कुल ज़्यादा ही शॉर्ट है, और टॉपिक से है तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। कि ऐसा नहीं कि मैं एक क्वेश्चन करा के चला गया, अब आपको लग रहा है कि यार और भी क्वेश्चन इस टॉपिक से मिल जाते तो शायद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता। तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इसीलिए टॉपिक से पढ़ा रहा हूँ। चाहे महत्वपूर्ण समितियों की बात करें, आज कुछ यूपी जीके के पॉइंट रहेंगे, प्रमुख अनुच्छेद रहेंगे और विटामिन के प्रश्न रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बता के चला गया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, बस इसके बाद आगे बढ़ गया। क्योंकि जो यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट चलते हैं ना, उन प्रैक्टिस सेटों में यही होता है। एक प्रैक्टिस सेट है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, नीचे टीचर्स ने टिक कर दिया विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, बस आगे बढ़ गए। अब आपको लगा कि हमने तो रिवीजन कर लिया, लेकिन भाई वो आपने सिर्फ एक क्वेश्चन रिवीजन किया। आपके भ्रम में है कि मैंने विटामिन रिवीजन कर लिया, नहीं। इसलिए मैं आपको बाकायदा टॉपिक से रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं मोटिवेशनल लाइन की। बात करें तो वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक जिद लिए बैठा है तकदीर को उसकी औकात याद दिलाने की। वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं तकदीर को उसकी औकात याद दिलाने की। ये बात सही है। कुछ लोगों का मोटिव जरूरी नहीं है नौकरी करना होता है, लेकिन कुछ लोगों का मोटिव जो होता है कि जो लोग गांव में या मोहल्ले में शहर में आपको ट्रीट करते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ लोग तो इसीलिए सफलता लेते हैं। कई लोगों की मैंने मुंह से सुना है कि मेरा उद्देश्य नहीं है नौकरी करना, लेकिन सिर्फ बस एक दिखाना है, वरना बाद में लोग कहेंगे कि तुमने कुछ नहीं कर पाया, तुमने कुछ नहीं कर पाया। समझ रहे? तो चलिए बात करते हैं आज की कंटेंट की। बात करें पहले प्रश्न से, तो जो पहला टॉपिक है मैंने विटामिन लिया है। आज का पहला टॉपिक, 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक कवर करूंगा। विटामिन की बात करें सबसे पहले, तो विटामिन की जो खोज करी थी वो फ्रेडरिक हॉपकिंस ने करी थी। किसने की थी? तो विटामिन की खोज फ्रेडरिक हॉपकिंस ने करी थी, और विटामिन का नाम फंक ने दिया था। लेकिन किसी किसी पेपर में फंक भी पूछ दे देता है कि विटामिन की खोज किसने करी थी, तो फंक ऑप्शंस में दे देता है, तो आप लगा देना। लेकिन जो रियलिटी है, जो एनसीईआरटी में, वो यही है कि विटामिन की खोज फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी और विटामिन का नाम फंक ने दिया था। आगे बात करें, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन के, ए, डी, ई। अडेक से याद कर लो या कड़ी से याद कर लो या कीड़ा से याद कर लो, लेकिन ये ट्रिक है, मतलब चाहे अडेक लिख लो, चाहे कीड़ा लिख लो, चाहे कड़ी लिख लो, कुछ भी लिख लो। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन के, ए, डी, ई होते हैं, ठीक है। अब ध्यान करें, यहाँ पे नाम लिखे हैं, ये रासायनिक नाम लिखे हैं, और यहाँ पर रोग या उनसे और संबंधित पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले पूछ ले विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो रेटिनॉल है, जिसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है आंखों में। जिसका स्रोत सबसे अच्छा पूछे तो गाजर है। रतौंधी में रात के टाइम पे दिखाई नहीं देता, दिखाई तो मेरे को भी नहीं देता, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि अपन को थोड़ा बहुत दिखाई देता है, लेकिन जिसको रतौंधी होती है उसको रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, ध्यान रखना, ठीक है। B1 की बात करें तो B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता। आगे बात करें विटामिन सी का, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता। कौन सा रोग हो जाता? स्कर्वी रोग। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलिकोक्नोन है, जिसकी कमी से रक्त अल्पता या रक्त का थक्का नहीं जमता। जैसे मान लो किसी में कोई चोट लग गई, तो कुछ चोट लगने के कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक उस पर, यहाँ पर चोट लगी रहती, वहाँ पर वाइट वाइट कलर का ब्लड सा आ जाता, वाइट कलर का वो लेयर बन जाती, जिससे खून आना रुक जाता है। लेकिन जिसके अंदर विटामिन के की कमी हो जाती,
जैसे फिलिकोक्लोन इसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से रक्त अल्पता रोग हो जाता। तो यदि आपको कोई घाव लग गया तो आपका जो रक्त होगा, जो ब्लड होगा, वो बराबर बहता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, जिससे मौत भी हो सकती है। ठीक है, आगे बात करें, आगे पूछ ले। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, जिसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता। और विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहते हैं, ये हार्मोन्स की तरह काम करता है, इसलिए विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहते हैं। और पूछे विटामिन डी सबसे अच्छा कहाँ से प्राप्त होता है, तो सूर्य का स्रोत, और सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी सबसे अच्छा प्राप्त होता है। आगे बात करें, विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। और जनन क्षमता में कमी, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, या फिर बांझपन कहते हैं जिसे। और विटामिन ई को ब्यूटीफुल विटामिन भी कहते हैं, ध्यान रखना। विटामिन ई को क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल विटामिन भी कहते हैं। आगे बात करें विटामिन बी2, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, जिसे पीला विटामिन भी कहते हैं। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, जिसे पीला विटामिन भी कहते हैं। विटामिन बी3 की बात करें, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटीन, ध्यान रखना। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन और निकोटीन। अब सुनिए, देखिए वैसे बताने के लिए विटामिन बी3 की कमी से भी कुछ रोग होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो पेपर की दृष्टि से अभी स्थिति में देखा जाए तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है अभी के लिए। बाकी का आप किसी एग्जाम की तैयारी करो, समय हो आपके पास तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो देख लेना। वो यदि विटामिन से प्रश्न पूछेगा तो इसी टॉपिक से पूछेगा, इतने ही पॉइंट से पूछेगा, वरना विटामिन से प्रश्न यदि आउट ऑफ पूछा तो फिर अधिकतर लोग नहीं कर पाएंगे इसको। और जीके पढ़ने का एक यही तरीका है, उतना पढ़ो जितना सफिशिएंट हो, ज़्यादा पढ़ लोगे कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी, हकीकत बात है। इस आपको किसी क्वेश्चन का आंसर किसी में लगा दोगे और कुछ का कुछ दिखने लगेगा, ऐसा होने लगता फिर। इसलिए लिमिट की पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। बी5 का रासायनिक नाम पूछे, पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पूछे तो पायरोडॉक्सिन है। और विटामिन बी6 आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। पूछ ले कौन सा विटामिन आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, तो विटामिन बी6 है। चलिए आगे बात करें, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन बी9 या बी11 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड या मैलिक अम्ल है। क्या है, फॉलिक एसिड या मैलिक अम्ल है। बी12 की बात करूं तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन बी12 का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है, यकृत में, ध्यान रखना। जो विटामिन बी12 का निर्माण होता है वो हमारे शरीर यकृत में ही होता है। इसे नीला विटामिन कहते हैं और इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु, तो कोबाल्ट धातु पाई जाती है। दूध में विटामिन सी को छोड़कर सभी विटामिन पाए जाते हैं, ध्यान रखना। पूछ ले दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो दूध में विटामिन सी को छोड़कर सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करें। इतने पॉइंट ये विटामिन संबंधित थे। अब बात करूं दूसरा टॉपिक, वो है प्रमुख समिति। बात करूं, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति आई। एक जब ऊपर पॉइंट उल्टा लिख गया यहाँ का वहाँ। कौन सी समिति की सिफारिश पर, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति आई। आगे बात करें, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो बैंकिंग सुधार से है। इंपोर्टेंट समितियां हैं, पेपर में पूछता है बार बार। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर से शुरुआत होती है, जिसकी ध्यान रखना। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। चलैया समिति की बात करें, कर सुधार से संबंधित है। चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बात करूं तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मूल संविधान में 0 थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 जोड़े गए थे। 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, ध्यान रखना। और रूस से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आगे बात करें, अशोक दलवाई समिति किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। शिवरमन समिति नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई, 12 जुलाई 1982 को हुई। वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष के बी साजी हैं।
कौन है? के.बी. साजी हैं। आगे बात करें रंगराजन समिति। रंगराजन समिति का संबंध गरीबी मापन से है। किससे है? रंगराजन समिति का संबंध गरीबी मापन से है। सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र व राज्य संबंधित है। पूछे सरकारिया आयोग या पुंछी आयोग, तो केंद्र व राज्य से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करें, आगे पूछ ले लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति ये सबसे पुरानी समिति है। इसका अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष का नेता होता है और इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछे सबसे पुरानी समिति लोक लेखा समिति है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। आगे बात करें प्राक्कलन समिति। ये सबसे बड़ी समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। आगे बात करें संथानम समिति। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। यंग हिल्टन आयोग, आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई। गोरेवाला समिति, एसबीआई की स्थापना। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना हुई 1955 में। गॉडवेल समिति पश्चिमी घाट संबंधित है। गॉडवेल समिति कौन से घाट? तो पश्चिमी घाट संबंधित है, ध्यान रखना। केलकर समिति की बात करूं तो केलकर समिति पीपीपी मॉडल, भारत में पीपीपी मॉडल संबंधित है। विजय केलकर समिति की बात करूं जीएसटी संबंधित, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया। फेरवानी समिति, सेबी की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई। फेरवानी समिति की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर सेबी की स्थापना हुई। आगे बात करें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना हुई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना हुई। आईएमएफ को वर्ल्ड बैंक की उधार खिड़की कहते हैं या आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करें, आगे पूछ ले। अब यूपी जीके की बात करते हैं। तीसरा टॉपिक है आज का, वो उत्तर प्रदेश जीके है। सबसे पहले बात करें यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई, तो 165.537 किलोमीटर है, जो ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। रेल मार्गों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। सबसे पुरानी नहर पूछे तो पूर्वी यमुना नहर है। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है। सबसे बड़ी नहर पूछे, ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा मैं, तो शारदा नहर है। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर, सबसे बड़ी नहर शारदा नहर। गोकुल पुरस्कार की बात करें तो दुग्ध क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में? गोकुल पुरस्कार दुग्ध क्षेत्र में दिया जाता। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करूं, जिसकी स्थापना 1916 में हुई, पंडित मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने करी, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करें उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें आपको याद रखना काशी हिंदू विश्वविद्यालय अभी बताया मैंने, 1916 में स्थापना हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 और रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय 2014, जो कि झांसी में है, ध्यान रखना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय 2014। बात करूं उत्तर प्रदेश में डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 10। डीम्ड विश्वविद्यालय की संख्या 10 है। मेडिकल कॉलेज 17 हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज 13 हैं। मेडिकल कॉलेज 17 हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज 13 हैं। उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल कहाँ पर खोली गई थी? तो प्रतापपुर में। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है और राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है। दोबारा सुनिए, डीम्ड विश्वविद्यालय 10 हैं, मेडिकल कॉलेज 17 हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज 13 हैं, पहली चीनी मिल खोली गई प्रतापपुर में, रेल पहिया कारखाना रायबरेली और राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में। आगे बात करें, आगे पूछ ले अफीम कारखाना गाजीपुर में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अफीम कारखाना पूछे गाजीपुर में है। अफीम की खेती बाराबंकी। अफीम कारखाना गाजीपुर, अफीम की खेती बाराबंकी। अवध का प्रथम नवाब पूछे
तो शहादत खां है। अवध का प्रथम नवाब कौन है? शहादत खां। सर्वाधिक वन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। सबसे कम वन संत रविदास नगर में है। सर्वाधिक वन सोनभद्र में है। सबसे कम वन संत रविदास नगर में है। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जिला हापुड़ है। पूछे एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, तो वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार पूछे तो लाख बहोसी है, जो कि कन्नौज में स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो लाख बहोसी है, कन्नौज में है। पूछे प्रथम पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार, तो नवाबगंज है, जो कि उन्नाव का है। और सबसे छोटा पूछे पक्षी विहार, तो पटना पक्षी विहार है, एटा में। पटना पक्षी विहार कहाँ पे है? एटा में है। आगे बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू है, जो कि सोनभद्र में पाई जाती। कहाँ पे? सोनभद्र में पाई जाती है। और दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। पूछे कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सर्वाधिक बांध ललितपुर में है, ध्यान रखना। माता टीला बांध पूछे बेतवा नदी पर है, झांसी और ललितपुर की सीमा पर है। पारीक्षा बांध पूछे बेतवा नदी पर है, झांसी में है। आगे बात करें, सुर सरोवर झील आगरा में है। कीथम झील आगरा में। फुल्लर झील पीलीभीत में पाई जाती। और सुरहा ताल बलिया में है। ये सुरहा ताल पिछली बार भी मैंने ये पूरे प्रश्न पिछले नोट से उठाए हैं, और ये पिछली बार भी पढ़ाया था, और पिछली बार भी ये पूछा गया था, और इस बार भी ये पूछा जाएगा, देखना तुम। सुरहा ताल झील पूछे तो बलिया में है, और पिछली बार आप प्रीवियस उठा के देख लेना, पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था पेपर में। देवरिया झील कन्नौज में है। सिर्फ मैंने पिछली बार आपको ये 5 ही झील पढ़ाई थी, और 5 ही झील में से 2 झील पूछी गई थी, एक सुर सरोवर और एक सुरहा ताल, ध्यान रखना। 2, और आज इस बार भी मैंने 5 ही पढ़ाई हैं। पेपर की दृष्टि से यही इंपॉर्टेंट है। बाकी का मेरे पास तो 100 शायद 50-60 की संख्या में लिखी है जी, ठीक है। आगे बात करें, आगे पूछ ले, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, तो वो कथक है। जिससे कौन कौन से कलाकार संबंधित हैं? तो पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, इन सभी का संबंधित कथक से है, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। भारत के शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। सितारा देवी को क्वीन ऑफ कथक कहा जाता है। बात करें कथक का विकास कहाँ पर हुआ, तो वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ है। कथक का विकास वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ है। आगे बात करें चारकुला नृत्य, तो ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, और महिलाएं सिर पर दीपक रखकर नृत्य करती हैं। रसिया गीत की बात करूं तो राधा और कृष्ण के प्रेम का गुणगान किया जाता है। पिछली बार 2 पढ़ाए थे जी दोनों, और रसिया गीत जो है ये पेपर में आया था 17 तारीख की। आप 17-18 की शिफ्ट उठा के देख लेना, आपको मिल जाएगा। रसिया गीत राधा और कृष्ण के प्रेम का गुणगान किया जाता। राई नृत्य की बात करूं तो बुंदेलखंड क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन 1859 में चली, प्रयागराज से कानपुर तक। आगे बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 1, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक है। कहाँ से? प्रयागराज से हल्दिया तक है। आपसे नेशनल वाटरवे नंबर 2 पूछे तो वो डुबरी से साधिया तक है, ध्यान रखना। डुबरी से साधिया तक, पहला प्रयागराज से हल्दिया तक। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रयागराज से नैनी के बीच में स्टार्ट की गई थी 1911 में। आगे बात करें उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन, तो 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। एक तो पूर्वोत्तर रेलवे जोन गोरखपुर में है, और उत्तर मध्य रेलवे जोन प्रयागराज में है, ध्यान रखना। पूरे रेलवे के 18 जोन है। कितने? 18। इसमें 2 रेलवे जोन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे जोन प्रयागराज। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय पूछे तो रायबरेली में है। पूछे राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, तो रायबरेली में है। केन बेतवा लिंक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखना। आगे बात करें नेक्स्ट गंगा नदी की बात करें, यूपी की दृष्टि से बात करें, अभी बाद में भूगोल की दृष्टि से मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। गंगा नदी पूछे उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है।
उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, बलिया से निकल जाती है, कानपुर गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा कानपुर शहर बसा है। वो 28 जिलों से उत्तर प्रदेश के बहती है, ध्यान रखना। बिजनौर से प्रवेश करती, बलिया से निकल जाती, कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा, 28 जिलों से बहती है। यमुना की बात करूं तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करती, 20 जिलों से होकर बहती है, और मथुरा, आगरा, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसे हैं, ध्यान रखना। आगे बात करें लखनऊ, गोमती नदी के किनारे बसा, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। देखिए अभी आज 5वीं क्लास है, मैं आपको बराबर क्लासों में यूपी जीके पढ़ा रहा, लगभग कल और परसों 2 क्लासें और यूपी जीके की लूँगा। 7 क्लास में आपके पेपर की दृष्टि से यूपी जीके का एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ना उस बार गया था ना इस बार जाएगा। जितने प्रश्न हैं वो यहीं से बनते, फर्जी पढ़ने का कोई रोल नहीं है। सब मैंने आपको, चाहे कृषि से हो, चाहे बांध से हो, चाहे वो परिवहन से संबंधित हो, चाहे मेले संबंधित हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी हो, चाहे वो सांस्कृतिक संबंधित प्रश्न हो, सभी प्रश्न मैं आपको कवर कराऊंगा, पेपर की दृष्टि से कराऊंगा। लेकिन आप मान के चलना कि प्रश्न यहीं से आएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं तो 9 है। डायरेक्ट पूछेगा पेपर में, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। शस्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं 9 है। पान की खेती के लिए महोबा प्रसिद्ध है, प्रयागराज अमरूद के लिए प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ आंवले के लिए प्रसिद्ध है, पीलीभीत बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है, कन्नौज को इत्र नगरी या इत्र के लिए प्रसिद्ध है। दोबारा सुनिए, शस्य जलवायु क्षेत्र 9 है। पान की खेती के लिए महोबा प्रसिद्ध है, अमरूद की खेती के लिए प्रयागराज, प्रतापगढ़ आंवले, पीलीभीत बांसुरी, कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आपके यूपी जीके के पॉइंट थे। चौथा टॉपिक जो मैंने दिया था वो था प्रमुख आर्टिकल, क्योंकि मैं आपको साथ में संविधान के पॉइंट भी लेके चल रहा। बात करें आर्टिकल की तो पहले आर्टिकल में लिखा गया संघ और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र। मैं आपको 395 आर्टिकल नहीं पढ़ाऊंगा, 70-80 आर्टिकल जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही कराऊंगा। और देखना, मान के चलना, आर्टिकल पूछेगा तो इसी में से पूछेगा। आर्टिकल 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। आर्टिकल 2 की बात करें, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं के नाम में परिवर्तन कर सकते, मतलब नए राज्यों का निर्माण कर सकते और सीमाओं के नाम में परिवर्तन कर सकते। आर्टिकल 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता है। आर्टिकल 12 की बात करूं तो राज्य शब्द परिभाषित किया गया। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द परिभाषित किया गया। आर्टिकल 14 मोस्ट इंपोर्टेंट, विधि के समक्ष समानता। पूछ ले, विधि के समक्ष समानता किस आर्टिकल में है तो 14 में है। आगे बात करें, आर्टिकल 15 धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिरोध। आर्टिकल 15 में धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिरोध। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यताकांत या छुआछूत कांत, ध्यान रखना, अस्पृश्यताकांत या छुआछूत कांत आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 18 की बात करूं, उपाधियों का अंत, मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्टिकल सिर्फ ज़्यादा नहीं है, कम ही है, लेकिन पेपर की दृष्टि से एक भी आर्टिकल फर्जी नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आगे बात करें, आर्टिकल 19 प्रेस की स्वतंत्रता। पूछ ले, प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में 19। आर्टिकल 19A में झंडा फहराने की स्वतंत्रता है। पूछे आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार या जीने का अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब आपसे स्वयं से संबंधित या खुद से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, जितनी भी स्वतंत्रता है, वो 21 में लिखेंगे। आगे बात करें, आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 24 कारखानों में बालकों का नियोजन प्रतिशत। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप कारखानों में काम पर नहीं लगा सकते। कभी कभी आयु भी पूछ लेता, तो 14 वर्ष के, ध्यान रखना। कौन से आर्टिकल में? 24 में। आर्टिकल 25 धर्म के आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 30 की बात करूं तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। 32
आर्टिकल संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। वैसे संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, ध्यान रखना, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा है। आगे पूछ ले, आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा है। देखो, आर्टिकल 12 में राज्य शब्द परिभाषित था और आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 39 समान काम के लिए समान वेतन है। आगे बात करें, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत। आर्टिकल 41 की बात करें तो कुछ दशाओं में शिक्षा काम लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 44 इंपोर्टेंट है, पूछे आर्टिकल 44 समान सिविल सहायता। पहले एकमात्र राज्य जो था वो गोवा था जहाँ पर लागू थी। पूछे पहला राज्य गोवा में लागू थी, लेकिन वर्तमान में अभी उत्तराखंड ने भी लागू कर दी। तो पूछे नवीनतम राज्य जिसने समान सिविल सहायता लागू करी वो उत्तराखंड है। पहला राज्य वो गोवा है। ठीक है, आगे बात करें आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 47 राज्यों के लोगों के लिए पोषण आहार। आर्टिकल 47 राज्यों के लोगों के लिए पोषण आहार। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन। आर्टिकल 48 का ए वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 48 के ए में क्या लिखा गया? वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। 49 में है राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, ध्यान रखना, पूछ ले राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा 49 में है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, इंपोर्टेंट है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। आगे बात करें आर्टिकल 51 विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय शांति। आर्टिकल 52 की बात करूं तो भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में लिखा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आगे बात करें, आगे पूछ ले आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है वो कैसी है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति। डायरेक्ट पूछेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कौन सी है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ध्यान रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है और राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है वो 55 में है। इसके बाद आर्टिकल 56 में तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 57 की बात करूं तो पुनः निर्वाचन। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यताएं। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 63 में भारत का उपराष्ट्रपति का उल्लेख मिलता। आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख मिलता। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। ये आर्टिकल 64 में लिखा गया। मुझे भारत का एक उपराष्ट्रपति 63 में लिखा गया, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ये आर्टिकल 64 में लिखा गया। आगे बात करें, आगे पूछे आर्टिकल 65 राष्ट्रपति के पद को उपराष्ट्रपति संभाल सकता है। यदि मान लो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है या राष्ट्रपति को कुछ भी हो गया तो आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति उसके पद को संभाल सकता है, राष्ट्रपति के पद को। आगे बात करें आर्टिकल 66 तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। 69 की बात करूं तो उपराष्ट्रपति की शपथ, ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति की शपथ। आगे बात करें आर्टिकल 72 इंपोर्टेंट क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी समाप्त कर सकता है या क्षमा कर सकता है। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, जो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी या भारत सरकार का वकील कहा जाता है जिसे, वो 76 में है। वर्तमान में 16वें नंबर के आर वेंकट रमणी है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। आगे बात करें 79 में संसद का उल्लेख है। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा।
आर्टिकल 80D के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। ध्यान रखना, आर्टिकल 80D के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। ठीक है, आगे बात करें, आर्टिकल 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि है। संसद के दोनों सदनों की भाषा पूछे, सॉरी कार्यकाल पूछे, अवधि। आगे बात करें, आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। यदि मान लो प्रधानमंत्री की बात मंत्रिमंडल नहीं मान रहा हो, अपनी अपनी चला रहा हो, तो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है आर्टिकल 85 के तहत। आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, जो कि मैंने कल भी बताई थी कि वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता, उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता, महान्यायवादी भाग लेता है, वोट नहीं डालता। अभी तक 3 बार बुलाई गई है। धन विधेयक और वित्त विधेयक पर बुलाई नहीं जाती। कल भी ये पॉइंट बताए थे, आज भी ये पॉइंट बताए, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 110 की बात करें तो धन विधेयक का उल्लेख है। आर्टिकल 111 जेबी वीटो पावर, जो राष्ट्रपति के पास पावर होती है तो कोई भी बिल राष्ट्रपति अपने पास रख सकता है या बुला सकता है। ध्यान रखना। और पूछे जेबी वीटो पावर का उपयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति वो ज्ञानी जेल सिंह है। कौन? ज्ञानी जेल सिंह। आगे बात करें आर्टिकल 112, तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 123 पूछे तो संसद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करती है। पूछे अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 123। उच्चतम न्यायालय का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 में है। 125 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन। आगे बात करें आर्टिकल 143, तो उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है राष्ट्रपति, लेकिन वो देने को बाध्य हो। उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 143 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। 159 में राज्यपाल की शपथ है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता है। जैसे कि केंद्र में महान्यायवादी होता, ऐसी राज्य में महाधिवक्ता होता। जैसे कि केंद्र सरकार का वकील महान्यायवादी होता, ऐसी राज्य सरकार का वकील राज्य का महाधिवक्ता होता है। पूछे राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, तो वो राज्य महाधिवक्ता होता, और केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी तो वो महान्यायवादी होता। आगे बात करें आर्टिकल 161 क्षमादान की शक्ति, लेकिन ये राज्यपाल के पास है। जैसे कि आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी, ऐसे कि आर्टिकल 161 में क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास है। भाई साहब, मैं फिर भी कहूँगा कि क्या मतलब सब्सक्राइबर कम है और व्यूज़ कम है तो वो बात अलग है, लेकिन गर्दाना उड़ा दिया तो आप मान के चलना। ऐसा कंटेंट दूंगा मैं आपको, ऐसे पॉइंट बताऊंगा, और टॉपिक से क्वेश्चन नहीं खिला रहा मैं आपको, टॉपिक से करा रहा हूँ, बिल्कुल पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और बाकायदा टॉपिक कवर करा के चल रहा। मैं चाहता स्लाइड लगा के एक एक प्रश्न कराता, आंसर बताते चलता, 37 40 प्रश्न की प्रैक्टिस सेट कराता। कुछ नहीं होता, सिर्फ आप सुनते चले जाते। यदि आप ऐसे पढ़ के जाओगे, 2-3 बार क्लास पढ़ोगे, कुछ तो याद रहेगा। पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है। यकीन ना हो, जितने लोग भी आप 20 30 40 50 100 जितने लोग भी मेरी क्लास को देखते हैं, पेपर के बाद में आप 100 लोग, सिर्फ मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, आप 100 के 100 लोग दोबारा एक मैं वीडियो बनाऊंगा एनालिसिस वाली कि कितना अपन ने पढ़ाया था और क्या क्या फंसा है। आप जरूर आना है इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोग, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो ना, मैं डेली देखता 50-60 व्यूज़ डेली चल रहे हैं, तो आप लोग जरूर आना, क्योंकि आपने पढ़ा है, क्योंकि आप समय दे रहे हो इस क्लास को। अब वो पता नहीं आप किस तरीके से दे रहे हो। यदि आप शिद्दत से दे रहे हो तो आप औरों की तुलना में कुछ बेहतर करके आओगे, ध्यान रखना। आगे बात करें आर्टिकल 168, तो विधानमंडल का गठन है। आर्टिकल 170 पूछे विधानसभा की संरचना है, और आर्टिकल 171 पूछे तो विधान परिषद की संरचना है। पूछे भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने? 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन सी? तो उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है। कौन कौन से में? उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करें आर्टिकल 214,
तो जिसमें उच्च न्यायालय का गठन है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन था, 214 में उच्च न्यायालय का गठन है। मैं नहीं चाहता कि आप कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैं बार बार इस टॉपिक को रिपीट करता हूँ। आपके दिमाग में क्लियरिटी पैदा होनी चाहिए, चाहे कम पढ़ो लेकिन श्योर होके पढ़ो कि हाँ ये पेपर में आएगा तो वो ही पढ़ो, लेकिन कम पढ़ो। अब ऐसा नहीं कि आपने 1 एकड़ में पढ़ के बैठ गए और 25 डिसमिल आपको याद नहीं है या 25 बीघा आपको याद नहीं है, तो चाहे आप 25 ही बीघा पढ़ो, उदाहरण के लिए बोल रहा मैं, ठीक है। आगे बात करें आर्टिकल 231, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती आर्टिकल 233 के तहत। आज के लास्ट प्रश्न है जी, आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन है। आर्टिकल 266 भारत की संचित निधि। आर्टिकल 280 वित्त आयोग, ध्यान रखना अभी वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे तो अरविंद पनगड़िया हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे तो KCN सिंह है, सॉरी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे तो अरविंद पनगड़िया हैं, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तुमसे पूछे तो NK सिंह है, और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे तो KC नियोगी हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग का आर्टिकल 280 है। आर्टिकल 300 का कहा संपत्ति का अधिकार, ये वही संपत्ति का अधिकार है जो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां मौलिक अधिकार जो था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा आर्टिकल 31 से हटाकर 300 के काम में जोड़ दिया। ढंग से सुनना क्या बोला मैंने, ठीक है। आर्टिकल 315 पूछे लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग की स्थापना। आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियन थे जो, अब उनका कोटा समाप्त कर दिया है लोकसभा में। आर्टिकल 338 SC आयोग। आर्टिकल 338 का ST आयोग। आर्टिकल 340 OBC आयोग। आगे बात करें आर्टिकल 343 में तो राजभाषा का उल्लेख मिलता। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 वित्तीय राष्ट्रपति शासन, सॉरी दोबारा सुनिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल और 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई। जी आज की क्लास थी जो कि मैंने आपको पूरी करा दी। 4 के 4 टॉपिक पेपर की दृष्टि से कवर करा दिए। अब आप बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो, मेहनत लग रहा हो कि भाई मैं आपके लिए मेहनत करता, यकीन मान के चलना, मैं आपको एक रियलिटी बात बता रहा हूँ। इस 30-40 मिनट की क्लास के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगता है बनाने के लिए, तब ये क्लास बनाई जाती है, क्योंकि मेरे पास पूरे सब्जेक्ट के सब्जेक्ट लिखे रखे हैं। बाद में आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न उन सब्जेक्ट से निकाले जाते हैं, सिलेक्टेड प्रश्न निकाले जाते हैं। पहले अध्ययन किया जाता है कि ये प्रश्न कौन कौन से प्रश्न पूछने लायक हैं पेपर की दृष्टि से, क्या प्रीवियस ईयर बोल रहा है और क्या पेपर का सिलेबस बोल रहा। बाद में अलग से लिखे जाते हैं, फिर क्लास बनाई जाती है। तो 3 से 4 घंटे का समय लगता है पूरा, तब जिस 37 से 40 मिनट की क्लास आज की जो बन पाई। लगे आपको कि भाई मैं मेहनत कर रहा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करोगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, ठीक है। तो बस इतनी बात कहनी थी। बाकी का मैंने कहा है कि अभी अपन यूट्यूब की दुनिया में नए हैं, तो ज़्यादा मेरे को कुछ बोलना आता नहीं है। जो मन में आता है वो मैं बोल देता हूँ आपके सामने। बस आप कंटेंट पर गौर रखें, बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप पढ़ने पर गौर रखें। पढ़ाई अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। धन्यवाद।